हेलो दोस्तों, तो सम बेसिक कंसेप्ट और केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 10 है। जैसा कि आपको बोले थे पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 9 में बोले थे कि आखिर C12 से ही क्यों उसे कंपेयर किया जाता है। जो किसी भी एलिमेंट का जो मास होता है उसको क्या बोलते हैं, उसका जो मीन्स आपको बताया गया था, उसमें C12 के 1/12 भाग से कंपेयर किया गया था, जिसके लिए बोले थे कि आखिर उसी का क्यों। क्योंकि देखिए यहाँ पर लिखे भी हैं कि रीजन क्या है कि C12 से ही क्यों कंपेरिजन किया जाएगा, उसका क्यों कंपेरिजन क्यों किया जाएगा, तुलना क्यों किया जाएगा C12 से ही। C12 का मतलब है कार्बन के एक परमाणु, मतलब कार्बन ओनली C। अब देखिए ना, कार्बन के एक परमाणु C का क्या होता है, एटॉमिक मास कितना होता है, एटॉमिक मास इसका कितना होता है, 12 होता है ना। और आपको बोले थे कि 12 इसके यहाँ पर भी हो सकता है और लेफ्ट साइड में भी हो सकता है मास के रूप में, मतलब कार्बन के मास बताता है। अगर लेफ्ट साइड में अगर यहाँ पर लिखा हुआ है 12, ये जो 12 है ना वो यहाँ पर हो सकता है, मास यहीं पर ना लिखा हुआ था। ये तो रिप्रेजेंट करने का जो सिंबल होता है एक परमाणु में, इस टाइप से लिखा जाता है। तो रीजन क्या है, तो रीजन लिखा गया है कि C12 का जो मास होता है, देख रहे हैं ना, C12 का जो मास होता है वो एग्जैक्ट होता है 12.000। क्या इसमें आपको एरर दिख रहा है? आपको तो एरर बताया गया था, वैसे बहुत दिन हो गया है लेकिन फिर भी याद हो, एरर इसमें, सॉरी एरर तो बताया गया था, जो त्रुटि होता है ना, यहाँ पर देखेंगे 12.00000, कहीं पर कुछ भी क्या आपको दिख रहा है, कोई दूसरा डिजिट नहीं, ये एग्जैक्ट 12 है ना, एग्जैक्ट 12। यहाँ पर कोई एरर नहीं है, यहाँ पर कोई त्रुटि नहीं है। त्रुटि समझ लेना, गलती या क्या आपको यहाँ पर कोई मतलब, अच्छा अब बताइए आपको क्या अच्छा लगता है, 12.000 या फिर 12.3946, मतलब केवल मतलब इस टाइप से अच्छा लगता है या फिर केवल जीरो वाला अच्छा लगता है? तो वही तो कह रहे हैं, अच्छा का यहाँ पर बात नहीं है, वो वैसे अच्छा तो लगता ही होगा ये 12.00000, क्योंकि इसमें कोई अदर नंबर नहीं है, जिसके रीजन जो है ना यहाँ पर त्रुटि ही नहीं होगा। त्रुटि समझ रहे ना, एरर गलतियाँ यहाँ पर नहीं होगा, एग्जैक्ट है। पर एग्जैक्ट जैसे कि यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये एग्जैक्ट नहीं है, देख रहे हैं ना, 0008 है। तो इसीलिए इसका इससे कंपेरिजन किया जाता है, क्योंकि ये एग्जैक्ट है, इसमें कोई एरर नहीं है। अब फिर ये क्वेश्चन आएगा कि ये जो C12 है, जो ये कार्बन है, कार्बन जब नहीं, कार्बन का जब खोज नहीं हुआ था तब किससे कंपेरिजन किया जाता था? लिखा गया है जब C12 की खोज नहीं हुई थी, जब C12 का जब खोज नहीं हुआ था, जब डिस्कवरी नहीं हुआ था, तो फिर किससे कंपेरिजन किया जाता था? समझ रहे हैं बात को, हम क्या आपसे पूछना चाहते हैं। पहले वाले में ये पूछा गया कि आखिर C12 से ही कंपेरिजन क्यों किया जाता है, तो रीजन पता चला कि ये क्योंकि ये इसका एग्जैक्ट होता है एटॉमिक मास, क्या होता है 12.00000, इसीलिए तो 12 बोल देते हैं, है ना, इसमें कोई एरर नहीं है। अगर आप इसके लिए, जैसे हम लोग क्या याद किए हैं कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है ना वो 1 होता है, पर 1 तो बोल देते हैं, पर 1 एग्जैक्ट नहीं होता। समझ रहे हैं, 1 केवल 1 बोल देने से तब तो वो गलत हो जाएगा ना, फिर भी 1 एवरेज है ना, एवरेज, हाँ 1 याद रखा जाता है कि हाँ 1। पर इसके लिए अगर आप एग्जैक्ट अगर 12 केवल याद रख रहे हैं तो 12 से काम चलेगा, क्योंकि 12.00000 है, ठीक है। और AMU होता है, ठीक है, 12.00 AMU बोले थे ना कि क्या बोलते हैं इसको, एटॉमिक मास का जो यूनिट होता है वो AMU या फिर DA या फिर एक और U बताया गया था, ठीक है, तीनों का फुल फॉर्म भी बताया गया था। और यहाँ पर अब देखेंगे तो C12 की खोज नहीं हुई थी तब किससे कंपेरिजन किया जाता था? C12 का, हम ये C12 नहीं कह रहे हैं, हम कार्बन का कह रहे हैं। जब कार्बन का खोज नहीं हुआ था, कार्बन का जब डिस्कवरी नहीं हुआ था, तब किससे कंपेरिजन किया जाता था? एक बात बताएं, कोई भी बॉडी कितना पुराना है या फिर कोई भी चीज़ कितना पुराना है, ये कैसे पता लगाया जाता है? तो कार्बन 14 मेथड द्वारा, है ना, कार्बन 14 विधि द्वारा पता लगाया जाता है, ठीक। जैसे मरने के बाद कैसे पता चलता है कि ये बॉडी जो है ना, जैसे बॉडी, डेड बॉडी जो होता है, उसको कैसे पता लगाया जाता है कि ये कितना देर पहले मरा हुआ है? समझ रहे हैं बात? या फिर कोई लोहा है, उसका कैसे आप पता लगाएंगे, जो लोहा है ना उसको कैसे पता लगाएंगे कि वो कितना पुराना है? तो कार्बन 14 विधि द्वारा ही पता लगाया जाता है। नेचर में जो है ना, प्रकृति में 2 टाइप के कार्बन पाया गया, सुनिएगा ध्यान से, प्रकृति में, नेचर में 2 टाइप के कार्बन पाया गया। पहला यहाँ पर कैसे लिखे, यहाँ पर बताएं, C6, यहाँ पर 12 लिख देते हैं और यहाँ पर 14, ठीक है। क्या आप देख पा रहे हैं? देखिए फिर से सुनिए, कार्बन जो है ना, जब कार्बन का डिस्कवरी खोज हुआ ना, प्रकृति में दो प्रकार के, 2 टाइप के जो है ना कार्बन पाया गया। आपको बताया गया था कि जितने एलिमेंट हैं उनमें से 92 जो है ना वो क्या है, क्या बोलते हैं उसको, नेचुरल। 92 जो है ना वो सिंथेटिक है, प्राकृतिक रूप से। और 26 अगर देखेंगे तो वो क्या है, उसे उसका जो है ना
उसको जो है ना लैब में बनाया गया है। जो बचे हुए एलिमेंट हैं 92 से लेकर 118 तक जो बचे हुए एलिमेंट है, यानी 26 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसका जो है ना, जिसको जो है ना लैब में बनाया गया है। तो समझ रहे हैं बात को। जो नेचुरल है, तो जो नेचुरल है तो नेचुरल 92 है ना, और 26 क्या है, संश्लेषित है, उसे बनाया गया है, सिंथेटिक, उसे जो है ना लैब में बनाया गया है। तो हम आपसे ये कह रहे हैं कि उसी में का ये जो कार्बन जो है ना, कार्बन का खोज हुआ, कार्बन जो है ना प्रकृति में पाया गया, प्रकृति में कार्बन पहले से था, इसका डिस्कवरी हुआ, इसका खोज हुआ। तो जब खोज हुआ ना तो 2 टाइप के कार्बन पाया गया। समझ रहे ना, 2 टाइप के कार्बन पाया गया। पहला कार्बन की एक कार्बन का भार C12, देखिए दोनों का जो ये 6 है ना, दोनों में 6 ही होगा। परमाणु जो क्रमांक होता है ना, ये दोनों को 6 ही होता है, ठीक है। कार्बन लिखा गया ना, तो कार्बन का जो परमाणु जो क्रमांक है ना, एटॉमिक नंबर, वो दोनों का 6 ही था। इनका जो भार है ना, वो भार अलग अलग था, 2 टाइप की, इसीलिए बोल रहे हैं 2 टाइप के पाया गया। एक का भार C12 था और एक का भार C14 था। और जैसा कि आपको पता है कि लगभग मतलब जितने है ना यहाँ पर प्रकृति में, जितने भी यहाँ पर क्या बोलें उसको, जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, लगभग जो है ना उसमें कार्बन पाया जाता है, ठीक है। तो जो बोल रहे थे ना 2 टाइप के कार्बन, एक का भार C12 और एक का भार, C12 का मतलब नहीं है, एक का भार 12 और एक का भार 14, ये 2 टाइप के कार्बन था। और C जो ये 14 है ना, यही बॉडी के अंदर होता है ना, बॉडी के अंदर मतलब मैक्सिमम चीज़ें के अंदर यही होता है C14। और इसी के चलते पता लगा, इसीलिए इसका नेम जो है ना, सुन रहे हैं ना, कार्बन 14 रखा गया। कार्बन 14 विधि द्वारा किसी भी चीज़ का पता लगाया जाता है कि वो कितना पुराना है। समझ गए बात को। तो अभी क्या बोलें कि कार्बन 14 विधि द्वारा ही क्या पता लगाया जाता है, कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो कितना पुराना है, ठीक है। क्योंकि ये जो है ना, जैसे हमारे बॉडी के अंदर होता है, उसी टाइप से कार्बन के जो लोहा बोले हैं उसके अंदर भी होता है ये कार्बन 14, इसी के द्वारा पता लगाया जाता है। और कुछ C12 भी होता है, मतलब जो है ना 12 भी होता है, पर बॉडी के अंदर ये वाला होता है। तो ये छोटी सी बात थी, ठीक है, हटाते हैं इसको। हम लोग क्या समझ रहे थे, इसको समझ रहे थे। तो हमें ये बोले थे कि जो कार्बन से ही कंपेरिजन क्यों किया जाता है, तो कार्बन का यहाँ पर कार्बन में कोई त्रुटि नहीं है, ठीक है, एरर नहीं है। तो ठीक है, हाँ ठीक है, इससे कंपेरिजन किया जाता है, इससे तुलना किया जाता है। पर अब अगला क्वेश्चन है कि आखिर C12 मतलब कार्बन, जब कार्बन की खोज नहीं हुआ था, कार्बन का जब डिस्कवरी नहीं हुआ था, तो किससे कंपेरिजन किया जाता था, बताइए। ये भी तो क्वेश्चन होगा। कार्बन का भी तो कभी ना कभी खोज हुआ होगा, है ना। तो जब वो नहीं था, तो ये एटॉमिक, जो आपको पिछले लेक्चर में बताया गया ना, एटॉमिक मास में कंपेरिजन किससे किया जाता था, किससे तुलना किया जाता था, तो हाइड्रोजन से किया जाता था। इसका आंसर यहाँ पर देख रहे हैं हाइड्रोजन, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन में भी है 1.0008 है। तो इसमें एरर था, समझिए, दोनों में समझ रहे हैं ना। जब पहले इसका यूज किया जाता था कंपैरिजन करने के लिए, तुलना करने के लिए इसका यूज किया जाता था, लेकिन जब पता चला कि अब देखो, मतलब उसके बाद जो है ना कार्बन का खोज हो गया, ये कार्बन जो है ना, इसके हाइड्रोजन के बाद कार्बन का जब डिस्कवरी हुआ, जब कार्बन का जब खोज हो गया, तो कार्बन का खोज हो गया ना, तो पता चला कार्बन का तो ये कितना अच्छा है कि इसका तो एग्जैक्ट यहाँ पर वैल्यू है, कार्बन का जो मास है वो तो एग्जैक्ट है 12.00000, इसमें कोई त्रुटि है ही नहीं, एरर है ही नहीं। तो इसीलिए इसको बाद में हटा दिया गया। पहले से ये चलता था, बाद में इसमें, क्योंकि इसमें त्रुटि ना था 8, है ना, तो इसको हटा दिया गया, इसका यूज करने लग गए, ठीक है। उम्मीद करते हैं बात को समझे होंगे। आगे अब देखते हैं अगला, अगर अब देखेंगे तो औसत परमाणु द्रव्यमान लिखा गया, एवरेज एटॉमिक मास। ये कैसे निकालते हैं एवरेज एटॉमिक मास? 2 पहले बात समझिए, एक समझिए समस्थानिक और दूसरा समझिए समभारिक। तो अभी आपको क्या बोले कि जो ये समस्थानिक है ना, ये क्या होता है, सुनिएगा ध्यान से, बहुत बहुत मतलब जरूरी है। ये समस्थानिक क्या होता है, और उसी के साथ ये समभारिक क्या होता है, इन दोनों को समझेंगे। पर उससे पहले अभी आपको क्या बोले हैं कि समस्थानिक का जो मीन्स होता है, एटॉमिक नंबर है ना, वो समान होना चाहिए। जैसे किसी का, जैसे अभी आपको क्या बताए थे, शायद कार्बन का किधर इधर बताए थे क्या, हाँ, इसको बोलते हैं कार्बन के 2 समस्थानिक है। समझ रहे बात को, कार्बन के 2 समस्थानिक है। अगर 3 कार्बन के समस्थानिक रहता है तो 3 कार्बन के समस्थानिक। 2 टाइप के पाया गया ना नेचर में, प्रकृति में पाया गया ना 2 टाइप के कार्बन, तो जो 2 टाइप के कार्बन पाया गया, यही क्या हो जाएगा, कार्बन के समस्थानिक हो जाएगा। कार्बन के कितने समस्थानिक है, 2 समस्थानिक। समझ रहे बात, हाँ।
तो इसका मतलब ये होगा, चलिए अभी बताएंगे, अभी रुक जाइए। उसी टाइप से अगर समभारिक अगर समझेंगे तो ये क्या होता है, एटॉमिक मास इसका समान होना चाहिए। और ये दोनों बात उस पर लागू हो रहा है, कुछ अलग नहीं है। यहाँ पर देखिए समस्थानिक हम बोले हैं, समस्थानिक का मतलब क्या होता है, परमाणु क्रमांक समान। सुनिएगा, परमाणु क्रमांक समान। ये क्या है, कार्बन के समस्थानिक है, सुन रहा है ना, ये कार्बन के समस्थानिक है। क्या बोले हैं, कार्बन के समस्थानिक में क्या होता है कि कार्बन का जो परमाणु क्रमांक समझ रहे ना, उसका कार्बन का नंबर, एटॉमिक नंबर, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है ना। तो देखिए, तो इस कार्बन में भी 6 है एटॉमिक नंबर, और इस कार्बन में भी 6 है एटॉमिक नंबर। इसका मतलब है समस्थानिक, यही तो समस्थानिक, यही समस्थानिक है, इसका अलावा और कुछ नहीं, समस्थानिक यही है, ठीक। और उसके बाद आपको समभारिक बताया गया। ये समभारिक का मतलब क्या है कि परमाणु भार समान होना चाहिए, है ना। जब समभारिक होगा उसमें क्या होगा, एटॉमिक जो मास होगा वो समान होगा। पर क्या यहाँ पर एटॉमिक मास आपको समान दिख रहा है, क्या है आपको बताइए, एटॉमिक मास आपको समान दिख रहा है, दिख रहा है या नहीं, समान दिख रहा है क्या। इसमें 12 है एटॉमिक मास, इसमें अगर कार्बन को देखेंगे इसमें 14 है, तो सेम नहीं है। क्या सेम आपको दिख रहा है, एटॉमिक नंबर सेम दिख रहा है। एटॉमिक नंबर यहाँ पर 6 है, इसमें भी एटॉमिक नंबर 6 है, इसका मतलब ये दोनों सेम आपको दिख रहा है। और जब एटॉमिक नंबर से सेम होता है ना, तो क्या बोला है इसमें, एटॉमिक नंबर अगर सेम है तो समस्थानिक, यही तो समस्थानिक है, समझे बात को। अगर हम यहाँ पर बोले कि बी के जो है ना वो 2 समस्थानिक हैं, देखिए तो लिखे है ना, बी लिखे हैं, बी के 2 समस्थानिक, जैसे अभी बोले, सुन रहे हैं ना, कार्बन के 2 समस्थानिक, तो कार्बन लिखे थे। और समस्थानिक के लिए क्या होता है, समस्थानिक का मतलब यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है। कार्बन के 2 समस्थानिक हैं, तो जब समस्थानिक है इसका मतलब क्या होगा, दोनों का जो एटॉमिक नंबर होगा वो समान होगा। अगर इसका एटॉमिक नंबर जेड है, एटॉमिक नंबर समझ रहे हैं ना, वही जिसका जैसे कार्बन का 6 होता है, वही तो बोल रहे हैं कि हाँ, जैसे बी का जो एटॉमिक नंबर है अगर जेड है, तो इस बी का भी एटॉमिक नंबर जेड ही होगा, ठीक है। इसके अलावा जो ये क्या बोलते हैं इसको, जो एटॉमिक मास होता है वो समान हो या ना हो, उससे कोई हमें मतलब नहीं है। जैसे यहाँ इसका अगर A1 है, इसका A2 हो सकता है, ठीक है। हमें किस पर ध्यान देना है कि जो समस्थानिक है वो क्या, उसमें क्या होना चाहिए, उसमें जो उसका एटॉमिक नंबर है वो सेम होना चाहिए। बिल्कुल यहाँ पर आपको एटॉमिक नंबर सेम यही है, बस। उम्मीद करते हैं बात को समझे, नहीं समझे तो बताइएगा, और क्या, सॉरी, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहा है ये समझिए, आप समझ में आया ना समस्थानिक, हाँ, तो समझिए यहाँ पर समभारिक का, यहाँ पर अभी यहाँ पर कुछ इसमें बताया नहीं गया है, समस्थानिक के बारे में बस चर्चा है कि किसी एलिमेंट के, सुन रहे हैं ना, किसी एलिमेंट के, कोई एलिमेंट सोच लीजिए, जब एलिमेंट बोल रहे हैं तो एलिमेंट पूरा आना चाहिए आपको, 118 जो 118 एलिमेंट्स होते हैं। तो किसी तत्व के समस्थानिकों के मास, है ना, जो समस्थानिक है ना उसके मास, समझ रहे हैं बात, समस्थानिकों के मास, जैसे कार्बन के 2 समस्थानिक, मास मतलब इसका भार ना 12, 14, सुन रहे हैं ना, समस्थानिकों के मास का औसत तो समझ ही रहे हैं ना, एवरेज, औसत उस तत्व का औसत परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। औसत बोला है ना, तो औसत के लिए जहाँ तक हमें याद है क्या निकाला जाता है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हम सिग्मा लगाए हैं, याद रखिएगा, अच्छा से सिग्मा दे दीजिएगा, हम यहाँ पर निचला वाला ठीक है, इसको अच्छा से सिग्मा दीजिएगा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है उसको फिर से ध्यान दीजिए, बोल रहा है किसी एलिमेंट के, जैसे हम कार्बन एक एलिमेंट लिए, सुनिएगा, कार्बन एलिमेंट लिए, अब 2 कार्बन, ये समस्थानिक हो गया, पर बात समझिए, अभी कार्बन हम लिए, बोला है ना कार्बन, हाँ कार्बन ले लिए। आगे बोला है यहाँ पर देखिए, बोला है समस्थानिकों के द्रव्यमान, जो आप जो एलिमेंट लिए हैं ना, जैसे हम कार्बन लिए हैं तो उसके समस्थानिकों के द्रव्यमान, पहले तो समस्थानिक समझना जरूरी है। जो ये कार्बन हम लिए हैं, कार्बन के समस्थानिक समझना जरूरी है ना, क्योंकि ऐसे तो नहीं, वो बोल रहा है समस्थानिकों के मास, तो पहले समस्थानिक समझिए, समस्थानिक मतलब एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए। कार्बन के 2 समस्थानिक, दोनों का एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए, मास से कोई मतलब नहीं है। मास यहाँ पर देखेंगे 12 है इसका 14 है, मास से मतलब नहीं है, दोनों का द्रव्यमान क्या उससे में कोई मतलब नहीं। क्या होना चाहिए, समस्थानिकों के, अगर समस्थानिक है तो क्या होगा, दोनों के जो क्या बोलते हैं एटॉमिक नंबर होगा वो सेम होगा, एटॉमिक नंबर इसका भी 6, इसका भी 6। अब उसके आगे क्या बोला है अब समझेंगे, उसके मास बोला है, तो मास, अब देखिए मास क्या है, एक का मास जो है ना 12 है, एक का मास 14 है, आगे बोला है 14 है, इसका एवरेज, इसका औसत उस एलिमेंट का औसत परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। जिस भी एलिमेंट को आपका निकालना हो, जिस भी एलिमेंट का, कोई भी एलिमेंट हो, कोई भी तत्व का निकालना हो,
क्या करेंगे उसके लिए, किसी एलिमेंट बोला है ना, मतलब जिसका आप निकालना चाहते हैं। ये क्या बोल रहा है कि औसत अगर एवरेज अगर परमाणु भार आपको निकालना है, मतलब जिसका भी निकालना हो तो कोई भी एलिमेंट उठाइए, उसके लिए आपको क्या करना है, कोई भी एलिमेंट, तो उसके समस्थानिकों के द्रव्यमान है ना, पहले तो उसके समस्थानिकों के मास देखना होगा, समस्थानिक पहले देखना होगा है ना। जैसे इसका समस्थानिक हम देख लिया यहाँ पर, समस्थानिक के लिए क्या होना चाहिए, एटॉमिक जो नंबर है वो सेम है, ठीक है। और उसके बाद बोला है कि समस्थानिकों के द्रव्यमान का, समस्थानिकों के द्रव्यमान, इसका कितना है 12 है, इसका कितना है 14 है, तो ये तो द्रव्यमान है ना। अरे आपको बताया तो गया था ना, कोई भी परमाणु है उसके लेफ्ट साइड में क्या होगा, लेफ्ट साइड में अगर ऊपर, लेफ्ट साइड के ऊपर जो रहता है वो क्या होता है, मास होता है, वो मास बताता है, द्रव्यमान बताता है। नीचे जो होता है वो तो एटॉमिक नंबर बताता है, ठीक है। क्या बोल रहा है इधर, उसका औसत, उस तत्व का औसत, ठीक है, उसका औसत, किसका औसत, अरे इसके मास का औसत, इसका मास, इसके मास का औसत ही क्या बताता है, एवरेज ही क्या बताएगा, उस तत्व का जिसका आप निकाल रहे हैं उसका एवरेज परमाणु द्रव्यमान कहलाता है, ठीक है। एवरेज परमाणु द्रव्यमान का ही बात कर रहे हैं, औसत परमाणु द्रव्यमान का। तो जो बोला है उसके लिए यहाँ पर लिखा गया है औसत परमाणु द्रव्यमान इज इक्वल टू, ये सिग्मा लगाया गया है, सिग्मा, ताकि वो उसको ऐड किया जा सके, ठीक है। एवरेज बोला है ना, एवरेज बोला है ना, जो मास आप जो मास यहाँ पर बोले हैं ना, जो मास, दोनों का जो मास है उसका एवरेज, दोनों का जो मास है उसका एवरेज, एवरेज निकालने के लिए ऐड करके डिवाइड किया जाता है कि नहीं, बताइए पहले। एवरेज निकालने के लिए ऐड करके डिवाइड किया जाता है ना टोटल से। आप पहले ये क्लियर करिए, जब हम एवरेज निकाल रहे हैं तो सबको ऐड कर देंगे, फिर डिवाइड करेंगे, कितना से डिवाइड करेंगे, टोटल से, है ना। यहाँ पर आप पदों की संख्या बोलेंगे, सम ऑफ यहाँ पर टर्म्स का यूज़ किया जाएगा। तो सिग्मा ए एक्स, ये ए एक्स क्या है, नीचे लिखा गया है, सुनिए अभी, और नीचे सिग्मा ओनली एक्स लिखा गया है। क्या बता रहा है इसको देखिए, ए क्या है, एटॉमिक मास है, ए कहाँ है, ए वाला क्या है, एटॉमिक मास बोला है। पहले बताइए कि इसमें बोला क्या है, एटॉमिक मास हम किसको लेंगे, सुनिएगा ध्यान से, एटॉमिक मास हम किसका लेंगे, किसका लेंगे, यहाँ पर क्या बोला है, जिस भी एलिमेंट का आप क्या निकालना चाहते हैं, औसत एटॉमिक मास निकालना चाहते हैं, है ना। एवरेज एटॉमिक मास अगर निकालना चाहते हैं जिस भी एलिमेंट का, ठीक है, जिस भी एलिमेंट का निकालना चाहते हैं, ठीक है। हाँ, तो बोला है ना किसी तत्व के समस्थानिकों के द्रव्यमानु। अरे तो हम कह रहे हैं ना, हम कार्बन वाला जो है ना, कार्बन एलिमेंट लिए हैं, कार्बन हम लिख लिए हैं, इसका हमें एवरेज क्या निकालना है, इसका एवरेज क्या बोलते हैं, एवरेज एटॉमिक मास हमें निकालना है, कार्बन का एवरेज एटॉमिक मास। तो उसके निकालने के लिए आपको समस्थानिक पता होना चाहिए। तो कार्बन का अगर निकालना है तो बोला है ना किसी तत्व के समस्थानिकों के द्रव्यमान। कार्बन के समस्थानिक कहाँ हैं और कितने हैं, कार्बन के समस्थानिक 2 हैं। तो समस्थानिक के लिए कैसे हम पता करें, समस्थानिक यहाँ पर देख रहे हैं ना, यहाँ पर कार्बन का 6 है, यहाँ पर 6 है। समस्थानिक के लिए दोनों सेम होना चाहिए, नीचे वाला, बाकी ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है, मास सेम हो या ना हो। हाँ, तो जो ये कार्बन के जो समस्थानिक है ना, इनके मास कितने हैं, द्रव्यमान एक का 12 है, एक का 14 है, इसका हमें एवरेज लेना है, इसका हमें एवरेज लेना है। तो जो बोला है ना उस पर ध्यान दीजिए, उसका एवरेज ही, उसके अलावा और कुछ नहीं, उसका एवरेज ही बोला है, जो ऊपर बताया ना अभी 12 और 14 यहाँ पर आया था ना, एक का पहले वाले का 12 और दूसरे वाले का 14, यही एवरेज निकाल देगा अभी, यही वो देखिए ना। उसके बाद बोला है समस्थानिकों के द्रव्यमान, जो अभी बताया ना समस्थानिकों के द्रव्यमान, उसी का एवरेज उस एलिमेंट का जिसका आप निकालना चाहते हैं, जैसे हम कार्बन का निकालना चाहते थे, उस तत्व का औसत परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। समझ रहे हैं बात को। अब यहाँ पर लिखा गया है कि औसत परमाणु द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए सिग्मा ए एक्स लिखा गया और डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स। पर यहाँ पर ए क्या है, सिग्मा तो समझ में आ रहा है, ए क्या है, ए परमाणु द्रव्यमान है। तो वही तो बोल रहे हैं, किसका परमाणु द्रव्यमान निकालेंगे, उसमें बोला किसका है, अरे इसमें किसके लिए बोला है, परमाणु द्रव्यमान किसका बोला है निकालने के लिए, अरे समस्थानिकों के समस्थानिकों के द्रव्यमान। अरे जो समस्थानिक है ना उसी के द्रव्यमान का एवरेज बोल रहा है ना, तो समस्थानिकों के द्रव्यमानों का एवरेज ही ना यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, वही ये जो 12 है ना, ये 12 और 14 इसी को ना ऐड करना है, उसी का तो बोल रहा है कि एवरेज लेने के लिए। हाँ, तो सिग्मा ए एक्स लिखा गया ना, तो ए का मतलब बोल रहे हैं कि ए का मतलब जो है ना परमाणु द्रव्यमान है।
परमाणु द्रव्यमान मतलब वही उस दोनों को उठाएंगे। और एक्स का मतलब क्या है, एक्स का मतलब यहाँ देखिए समस्थानिकों की प्रतिशतता, बहुलता, मतलब मात्रा बताना है, परसेंटेज। जैसे अगर कहें कि ये जो 2 समस्थानिक है, ये जो है ना पहले वाला ये x1 मात्रा में है, और ये दूसरे वाला के लिए भी क्या बोल देंगे, ये जो है ना ये x2 मात्रा में है। मात्रा बोल रहे हैं, x1 मात्रा में पहला, दूसरा x2 मात्रा में, तो हो गया। और क्या, यहाँ पर x हो गया। और फिर नीचे कितना लिखा गया, सिग्मा x, तो वही x है, कुछ और नहीं। समस्थानिकों की प्रतिशतता बहुलता, उसका मात्रा बताना है। और सिग्मा का मतलब हो गया पदों का योग, ठीक है, सम ऑफ टर्म्स। अरे सिग्मा के लिए क्या किया जाता है, सिग्मा रहता है तो क्या किया जाता है, जितना लगा रहता है, मतलब लिमिट जितना दिया रहता है उसी के लिए ना ऐड किया जाता है। लिमिट्स देखना, लिमिट जितना दिया रहता है वो ऐड किया जाता है। थोड़ा सा अभी और समझेंगे, अभी चलिए आगे समझ आते हैं, अभी पूरा क्लियर नहीं हुआ होगा। जैसे सपोज करिए हमें यहाँ पर क्या बोल रहे, हम यहाँ पर खुद से ले कि माना जो है ना बी के जो है ना 2 समस्थानिक है, बी के 2 समस्थानिक का मतलब यहाँ पर बी लिखिए, एक और यहाँ पर बी लिखिए। 2 समस्थानिक बोला है तो 2 हो जाएगा ना, तो ये भी ये वाला भी। अब ये समस्थानिक है, समस्थानिक का मतलब क्या होगा, मतलब इसका जितना इसका एटॉमिक नंबर होगा उतना ही इसका एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो क्या हम यहाँ पर हम बस बताने के लिए जेड एटॉमिक, वैसे जेड से जो है ना उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, तो यहाँ पर जेड लिख दिए। जैसे पहले वाले जो समस्थानिक है इसका कितना है, जेड है एटॉमिक नंबर, तो इसका भी कितना होगा, एटॉमिक नंबर जेड ही होगा, ठीक है। और एटॉमिक मास दोनों का वो सेम नहीं होता है समस्थानिक में। तो अगर ये इसका अगर A1 है, ऊपर वाला क्या बताता है, याद है ना, ऊपर वाला क्या बताता है, एटॉमिक मास बताता है कि B का जो भार है ना, द्रव्यमान है, वो A1 है, और इसका जो है ना A2 है। यही चीज़ आपको कार्बन में भी बताए थे। कार्बन में ये दोनों अलग था, यहाँ पर 12 था, यहाँ पर 14 था, और नीचे वाला दोनों सेम था, तो इसलिए उसको बोले कि वो समस्थानिक है, और अब ये भी समस्थानिक हो गया। अब क्या है, हम बोल रहे हैं कि ये जो है ना x1 मात्रा में है, इसका मात्रा जो है ना x1 मात्रा में है, और ये जो है ना x2 मात्रा में है, ठीक है। अब जितना हमें मालूम है, हमें निकालना क्या चाहते हैं, एवरेज परमाणु द्रव्यमान। एवरेज जो है ना, एवरेज क्या बोलते हैं, एवरेज एटॉमिक मास हम निकालना चाहते हैं। तो कैसे निकालेंगे, अभी आपको क्या बताया गया कि जो दोनों आपका जो समस्थानिक है ना उसके भार का सम करिए। दोनों समस्थानिक के भार जो है ना, पहले वाला का A1 है, दूसरे वाला का A2 है, उसका सम करिए, उसका योग कीजिए। क्या लिखा गया था वहां पर, ठीक है। ए का मतलब हमारा ये है कि पहले वाले समस्थानिक का भार कितना है, A1, उठाइए A1। यहां पर x लिखा गया है, कितना इसका मात्रा है, x1, प्लस एवरेज बोला है प्लस सेकेंड वाला का उठाइए आप। सेकेंड वाला का मास कितना है, A2, ये कितना है, मात्रा कितनी, x2, डिवाइडेड बाई किससे करना है, डिवाइडेड बाई क्या लिखा हुआ था, x, सिग्मा लगा हुआ था, मतलब डिवाइडेड बाई जितना इसका मात्रा है ना, परसेंटेज जितना है ना, उन दोनों को, इसका x1 है, इसका x2 है, बस हो गया, यही एवरेज हो गया। दोनों के एटॉमिक मास, दोनों समस्थानिक के एटॉमिक मास उठाइए। एटॉमिक मास जैसे पहले वाला का A1 था और दूसरे वाला का A2 था, A1 A2, इसका जो मात्रा है, जो बहुलता है x1, और इसका जो है x2। x1 पहले वाले के साथ, पहले वाले समस्थानिक का है, और x2 दूसरे वाले का, ऐड कर दिए, सिग्मा लगा हुआ था, एवरेज निकालना था, डिवाइडेड बाई टोटल, जितना मात्रा है टोटल, पदों की संख्या लिखा गया था, सिग्मा का मतलब x1 प्लस x2। तो आई होप क्लियर होगा, पर मुझे नहीं लगता अच्छे से क्लियर हुआ होगा, बताइएगा। इस टाइप से एवरेज परमाणु द्रव्यमान निकालेंगे, ठीक है, जितना इसका मात्रा है ना, x1 प्लस x2 लिख दिए हैं। और समस्थानिक का मतलब आप समझ गए हैं, संभारिक का भी मतलब समझे हैं। तो समस्थानिक कैसे होगा, जब दोनों का एटॉमिक नंबर जो है ना, एटॉमिक नंबर दोनों का सेम होगा। और एवरेज निकालने के लिए क्या, ये तो ठीक है कि हाँ समस्थानिक का मतलब समझ गए, पर जब आपसे बोला जाए औसत जो परमाणु जो द्रव्यमान है ये निकालने के लिए बोला जाए, तो आप क्या करेंगे,
जितने समस्थानिक है, यहाँ पर 2 समस्थानिक है, 2 समस्थानिक का उत्तर, दोनों समस्थानिक का क्या करना है, पहले वाले समस्थानिक का ये क्या है, मास है, ये दूसरे वाले समस्थानिक का मास है, दोनों को उठाइए, दोनों को उठाकर यहाँ पर सम कर दीजिए दोनों का, ठीक है, दोनों का सम कर दिए और इनका मात्रा यहाँ पर परसेंटेज x1 x2 x1 x2, मतलब अब अगर इस पर ध्यान देंगे तो ठीक रहेगा। ax लिखा गया है ना, ax सिग्मा ax, तो a कितना है, a का मतलब भार, इसमें भार कितना है, a1 है और फिर x है, मल्टीप्लाई में है, ये x का मतलब क्या है, जैसे इसका मात्रा x1 है तो a1 x1 प्लस सेकेंड वाला, फिर मतलब जितने समस्थानिक का उसका उतना का ना, पहले वाले समस्थानिक का लिख दिए, दूसरे वाले समस्थानिक का उठाएंगे, दूसरे वाले समस्थानिक का भार, तो भार यहाँ पर a क्या बता रहा है, भार को बता रहा है, द्रव्यमान को, मास को, और ये x क्या बता रहा है, मात्रा को, x2, a2 x2 हो गया दोनों का। अब इसका एवरेज निकालना है तो डिवाइड भी तो करना पड़ेगा, x1 प्लस x2, ठीक है। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट है आणविक द्रव्यमान, मोलिक्यूलर मास। तो ये क्या होता है, कैसे निकालते हैं, देखिए सब में मास लगा हुआ है। अब तक आपको शायद 3 बताया गया, पिछले लेक्चर में 1 बताया गया था और अभी इस लेक्चर में 1 देख लिए और एक दूसरा ये देख रहे हैं, ठीक है। ये आणविक द्रव्यमान, इसके पहले वाला एवरेज निकालना सीखे हैं, उसके पहले वाला ओनली परमाणु द्रव्यमान था, ठीक है, ओनली एटॉमिक मास था, ठीक है, जो पिछले लेक्चर में देखे थे। यहाँ पर अभी मॉलिक्यूलर मास देखते हैं। मॉलिक्यूलर मास ये क्या होता है, कैसे निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास, सुनिए, किसी अणु में उपस्थित कोई मॉलिक्यूल है, कोई अणु है, कोई मॉलिक्यूल है, उसमें उपस्थित सभी एलिमेंट्स के परमाणु द्रव्यमान का सम ही बताते हैं, सुनिए बताते हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है, सुनिए पहले, उसका आणविक द्रव्यमान कहलाता है। ये क्या है, सुनिए, एक अणु है ना, सुनिएगा, ये क्या है, ये अणु है। अणु कैसे है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे परमाणु हैं। क्या आप ये देख पा रहे हैं ना, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ये कार्बन है, ऑक्सीजन है, और फिर वही रिपीट हो गया, मतलब ये देख पा रहे हैं ना, इसमें बहुत सारे क्या इसमें बहुत सारे परमाणु आपको दिख रहा है, हाँ बहुत सारे परमाणु दिख रहा है। क्या इसमें आपको बहुत सारे परमाणु दिख रहा है ना, ये परमाणु नहीं है, नहीं समझ में आया क्या, ये परमाणु नहीं है क्या, बहुत सारे परमाणु नहीं दिख रहा है क्या आपको, इसमें बहुत सारे, अरे एलिमेंट्स है, हम कहाँ कर रहे हैं एलिमेंट्स नहीं है, एलिमेंट्स भी किससे बने होते हैं, परमाणु से नहीं बने होते हैं। तो वही तो कह रहे हैं कि इसमें बहुत सारे, इसमें परमाणु आपको दिख रहा है ना, बहुत सारे परमाणु। अरे यहाँ पर बोला है ना तत्व के परमाणु, बोला है कि नहीं, तत्व के परमाणु, तो आपका ये जो एलिमेंट्स इतने दिख रहे हैं, एलिमेंट्स कितने हैं, एक नाइट्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, एक कार्बन है, ऑक्सीजन है, तो वही तो कह रहे हैं इतने एलिमेंट्स हैं। अब ये एलिमेंट जो है ना, बोला है ना तत्व के परमाणु, तो ठीक है, ये एलिमेंट्स के जो एटॉम होंगे, जो परमाणु होंगे, परमाणु से ही ना मिलकर बनाया है, हाँ तो एटॉम परमाणु से मिलकर बनाया है, ठीक है। तो परमाणु, तत्व के परमाणु द्रव्यमानों का योग, अब जो तत्व है ना, इसके परमाणु के द्रव्यमानों का योग, क्या अब आप ये नहीं समझ पा रहे हैं क्या कि परमाणु के द्रव्यमानों का योग, आपको पिछले लेक्चर में भी बताए थे, परमाणु के द्रव्यमानों का योग, जैसे हम C लिख रहे हैं, तो अगर हम पूछे कि बताइए इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, तो आप 12 बोलेंगे, एटॉमिक मास 12 बोलेंगे। यहाँ पर अगर C2 अगर लिख रहे हैं तो C2 का मतलब पहले से आप क्या जानते थे, पहले से आप जानते थे कि हाँ यहाँ पर 2 लगा हुआ है, मतलब कार्बन 2 बार है, मतलब यहाँ पर 1 का लिखेंगे, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि C यहाँ पर 2, राइट साइड में आपको पिछले लेक्चर में बताया गया था सिंबल में कि अगर क्या बोलते हैं, कोई परमाणु है ना, क्या बोलते हैं, एक कोई अगर तत्व है, कोई एलिमेंट है, तो यहाँ पर इस एलिमेंट में आपसे पूछा जा रहा है, बताइए इसमें एलिमेंट्स में टोटल परमाणुओं की संख्या कितना है, तो परमाणुओं की संख्या इसमें 2 है। इसी 2 के चलते हम बोले ना कार्बन 2 बार है, आप पहले से नहीं जानते थे, कार्बन जो है ना C2 का मतलब 2 बार है। अब अभी जानिए कि ये 2 का मतलब क्या है, कि कार्बन में जो परमाणु का संख्या है ना वो 2 है, कार्बन में जो परमाणु का संख्या है ना वो 2 है, मतलब यहाँ पर बोल रहे हैं, ऐसा नहीं करेंगे 2 ही है। जैसे अगर इसमें पूछे तो आपको बोले थे नहीं, अगर इसमें है तो इसमें 1 होगा, ठीक है। तो वही चीज कहाँ है, इधर कहाँ बता रहे थे, किसी अणु में उपस्थित, ये अणु है, अणु के अंदर परमाणु, अणु के अंदर ये परमाणु है, ये पूरा ये अणु है, इसके अंदर ये परमाणु है,
अरे ठीक है, हम कहाँ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये तत्व है, पर तत्व किससे मिलकर बना है, परमाणु से ही ना मिलकर बना है। तत्व के परमाणु बोला है ना, तत्व के परमाणु, सभी तत्व के परमाणु जितने भी इसमें एलिमेंट्स, आपको बहुत सारे एलिमेंट्स दिख रहा है ना, हाँ तो इनके परमाणु भी तो होंगे ना। अभी नाइट्रोजन में आपको परमाणु की संख्या कितना दिख रहा है, नाइट्रोजन में 1, हाइड्रोजन में 2, कार्बन में 1, ऑक्सीजन में 1। समझ में आ रही है बातें। पर अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो नाइट्रोजन यहाँ पर भी है, नाइट्रोजन यहाँ पर भी है, तो दो नाइट्रोजन हो जाएगा, मतलब परमाणु की संख्या 2 हो जाएगा उसका। तो तत्व के परमाणु द्रव्यमानों का योग, उसका आणविक, बस यही बात, द्रव्यमान पहले सम कीजिए ना, वही हो जाएगा, उसका सम करिए ना। तो हम पहले यहाँ पर सीधा कर लेते हैं कि नाइट्रोजन कितना है, हाइड्रोजन कितना है, और ऑक्सीजन कितना है, कार्बन कितना है, लिख दें। ठीक है, 2 नाइट्रोजन है प्लस सम बोला है, सॉरी द्रव्यमान बोला है, द्रव्यमानों का योग बोला है। तो 2 नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन कितना दिख रहा है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है, सॉरी प्लस 1 कार्बन है प्लस ऑक्सीजन। समझ में आया बात या नहीं आया। नाइट्रोजन कितना दिख रहा है, यूरिया का ये लिखे हैं, ठीक है, यूरिया का NH2CO NH2, तो N इसमें हमें 2 दिख रहा है, तो 2N प्लस, अगर आप देखेंगे हाइड्रोजन 2 यहाँ पर है, हाइड्रोजन 2 यहाँ पर है, 4 हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, और कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 1 है, कार्बन 1 ऑक्सीजन 1। तो अगर हम कहें कि बताइए अब इसका क्या करना है, आपको मास निकालना है, समझ रहे हैं ना। तत्व के परमाणु, तत्व के परमाणु, ये तत्व है सब, है ना, ये सब तत्व है ना, तत्व है ना, हाँ तो इसके परमाणु, तत्व के परमाणु का सम, तत्व के परमाणु का सम, नहीं समझ पा रहे हैं क्या। ये तत्व है ना, इसके परमाणु, परमाणु से ही ना मिलकर बना है, तो उसका सम हमें चाहिए, सम, द्रव्यमानों का सम, मतलब द्रव्य तत्व के परमाणु द्रव्यमानों का संबंध, सॉरी योग, सम। तो हम यहाँ पर सीधा सब क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का कितना होता है, एटॉमिक मास कितना होता है, 14 होता है, तो 14 लिख देंगे, प्लस 4 मल्टीप्लाई H, हाइड्रोजन का 1 होता है, ये 1 दिख रहा है। कार्बन, कार्बन कितना, आपको कार्बन कितना होता है, 12 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। वो तो गया, देखते रहिए, ऐसा नहीं कि हमारा वेट करिए, फिर से कैसे बताएं। ये देख लिए ना, अब क्या हो जाएगा, अब इसका सम निकाल लीजिए, वो सम तो निकाल ही रहे हैं, अब ऐड करके निकालिए कितना आया। 8 4 कितना हो जाएगा, 12, 12 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14, 14 में 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20। 2 हैंड में यहाँ पर आएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, है ना, 3 और 1 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6। कितना आया, 60 AMU। AMU हम क्यों लिखे हैं, अरे क्योंकि यहाँ पर बोला है, देखिए परमाणु द्रव्यमानों का योग, और आपको क्या बताया गया था, एटॉमिक मास में आपको ये बताया गया था ना, जहाँ पर एटॉमिक मास, पिछले लेक्चर में बताया गया था एटॉमिक मास, उसका जो यूनिट होता है, यूनिट उसका साथ में लिखा जाना चाहिए, AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो उससे तो ठीक है, उससे अभी ठीक है। यहाँ पर जो 60 है ये समझ में आया, वैसे तो है इजी, आप तो निकाल ही सकते हैं। अभी हमारे सामने एक निकाल कर बताइए, पहले आप निकालिए फिर और समझाते हैं। ये देखिए क्या लिखे हैं। अगला एग्जाम्पल आपके लिए कि चीनी का क्या होता है, H22O11। ये क्या है, ये एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स के अंदर परमाणु होंगे। ठीक है, अब इनका आप सम निकालिए, इनके द्रव्यमानों का सम, मेरा मतलब है इनके द्रव्यमानों का सम, जल्दी निकालिए। वैसे भी इसमें है क्या, ऊपर वाला देख लीजिए और निकालिए इसको, 1 मिनट ओनली।
क्यों निकाल लिए? बताइए ना, निकाले कि नहीं? निकाले ना आप? हाँ, तो कार्बन आपको कितना दिख रहा है? कार्बन 12 परमाणु की संख्या कितना है? 12 है ना? बताइए परमाणु की संख्या क्या आपको 12 दिख रहा है? हाँ 12 दिख रहा है, तो क्या करेंगे आप? 12 यहाँ पर लिखिए, 12C। अरे हम ऐसे नहीं कर रहे हैं, आपको ऐसे नहीं लिखना है तो नहीं लिखिए। आपको क्या बोला गया था? कार्बन यहाँ पर 12 दिख रहा है, मतलब कार्बन में परमाणु की संख्या कितना है? 12 है। तो यहाँ पर आप अब करते क्या है? अगर फिर से बताते हैं एक बार, मतलब अगर केवल कार्बन का निकालना रहता है, आपसे पूछा जाए बताए कितना होता है कार्बन का एटॉमिक मास, कितना होता है? 12 होता है, आप 12 लिख देंगे। अगर हम कहेंगे यहाँ पर C2, तो इसको आप कैसे निकालेंगे? अच्छा, एक होता है, एक का 12 होता है, मतलब एक कार्बन का परमाणु मास, सॉरी एटॉमिक मास जो है ना 12 होता है, तो दो है, तो कितना हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं 24 हो जाएगा। इसी टाइप से यहाँ पर आपको कितने कार्बन दिख रहा है? सॉरी, कार्बन परमाणु की संख्या कितना दिख रहा है? 12 दिख रहा है, तो 12 से अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर 12 लिख लीजिए, 12 और 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 144 आ जाएगा। पता नहीं ये वाला समझी कि नहीं, लेकिन ये समझना जरूरी है। अभी जो ये बात बताया ना, ये समझना जरूरी है, पिछले लेक्चर में बताए थे। बताइएगा, अगर नहीं ये क्लियर होगा तो ये बताइएगा, ठीक है? तो 12C यहाँ पर लिख दिए। अब यहाँ पर C लिखें, अब C लिखें तो हम क्या करेंगे? अब इसके बाद देखिए 12 तो हो गया, ये 12 हो गया, 12 हो गया ना। और ये C, अब C का कितना होता है, मतलब एटॉमिक मास कितना होता है? 12 होता है ना। तो 12 में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से 144 आ जाएगा, जैसे यहाँ पर आया था। अब फिर यहाँ पर आपको तो बोला गया है कि हाँ इसका सम चाहिए, हमें योग चाहिए, तो यहाँ पर ये वाला हो जाएगा। हाइड्रोजन जो है ना, यहाँ पर 22 दिख रहा है, फिर प्लस यहाँ पर कितना लिख दें? 11। यहाँ पर ब्रैकेट में डाल रहे हैं, जानते हैं क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो है ना 0 के जैसा दिखता है, अगर 0 डालेंगे तो 110 हो जाएगा, मतलब 10 नहीं होगा। अगर आप समझ जा रहे हैं तो उसमें क्या है? ओ सॉरी, 16 होता है। ये कितना हो जाएगा? 66, सॉरी 16, सॉरी 176 हो जाएगा। 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8 में 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 1 हैंड में 7 और 2 कितना होता है? 9 में 4 ऐड करेंगे 13 और 1 14, 1 1 2 3 342 आया था आपका? बताइए आया था कि नहीं? 342 AMU आया था। हाँ तो ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा। हाँ, यहाँ पर क्या बता रहे थे? बस यही, ये जो आपका आया है ना, ये आया है ना, ये क्या आया है? क्या है? एलिमेंट्स के परमाणु। देखिए यहाँ पर फिर से हम बता रहे हैं, एलिमेंट्स के परमाणु द्रव्यमानों का योग। ये एलिमेंट्स है, इसके परमाणु द्रव्यमान। जैसे यहाँ पर इसमें अच्छे से समझ में, एलिमेंट्स के परमाणु कितने हैं? कार्बन के 12 हैं, तो 12 और इनके द्रव्यमानों का योग चाहिए। एलिमेंट्स के परमाणु द्रव्यमान, तो परमाणु 12 है, और मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा कार्बन के 12 से, है ना। तो इनके द्रव्यमानों का सम ही ये जो आया है 342, यही क्या हो जाएगा? यही अभी जो क्या बोल रहे थे, मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, यही आणविक द्रव्यमान हो जाएगा, ठीक है। और योग क्लियर होगा। अब यहाँ पर और एग्जाम्पल लिख दिए हैं, इसको बना लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर बता देंगे, ठीक है। क्या निकालना है इसका? मॉलिक्यूलर मास निकालना है, ठीक है। योग क्लियर होगा, ठीक है। थैंक यू।